ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपना दिमाग बढ़ाने के लिए दूसरों का कत्ल करके उनकी खोपड़ी का सूप पी जाता था। ये दिल दहला देने वाली कहानी है राजा कोलंदर की। वो नाम से बेशक राजा था, लेकिन था एक सीरियल किलर जिसने एक दो नहीं बल्कि 14 लोगों को सिर्फ अपने शौक के लिए मार डाला था। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। राजा कोलंदर, जिसका असली नाम निरंजन था, 1962 में इलाहाबाद में उसका जन्म हुआ। उसका जन्म स्वदेश कोल समुदाय में हुआ था। कई लोग उसे राजा कोलंदर के नाम से भी पुकारते हैं, जिसका अर्थ होता है कोलों का राजा। ये तो रही उसकी जानकारी। अब बात करते हैं उसकी पत्नी और उसके बच्चों की, जो इस कहानी में अहम किरदार निभाते हैं। उसकी पत्नी का नाम फूलन देवी है, जो जिला पंचायत की निर्वाचित सदस्य है। और राजा कोलंदर यानी निरंजन 3 बच्चों के पिता है, एक बेटी और 2 बेटे। उनके 3 बच्चों को अदालत, जमानत और आंदोलन नाम दिए गए हैं। कहने को तो ये नाम अजीब है, क्योंकि आज तक आपने ऐसे कहीं पर भी नाम नहीं सुने होंगे। लेकिन हत्या करने से पहले राजा कोलंदर एक कार लूटने वाले गिरोह का नेता था। वो हमेशा जरूरतमंदों की मदद करने के लिए इलाके में मशहूर था, और ऐसा लगता है कि उसने अपने शिकारों से दोस्ती करके उनकी हत्या करके भी इस कहानी को जारी रखा है। कहने का मतलब यह है कि राजा कोलंदर ने उनका विश्वास जीतने के बाद ही सब कुछ किया, चाहे वो उन्हें अपने सुअर फार्म में आमंत्रित करके आश्चर्यचकित करना हो, या सुनसान सड़कों पर अप्रत्याशित रूप से हमला करना हो, या फिर पीछे से छलांग लगाना हो। अब मैं आपको राजा कोलंदर का एक भयानक किस्सा सुनाता हूँ। सर्दियों की एक काली रात थी और करीबन 9 बज रहे थे। वो अपने फार्म हाउस में इधर उधर घूम रहा था। उसके फार्म हाउस में सुअर पालन का काम होता था, तो अकेला वहां पर वो परेशान हो रहा था। उसके दिमाग में उस समय क्या चल रहा था वो तो वही जान सकता है। लेकिन वो फोन के पास पहुंचता है और फिर एक नंबर डायल करता है। वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि उस समय के जाने माने पत्रकार धीरेंद्र का था। वो बहुत पहले से धीरेंद्र को जानता था, उनमें अच्छी खासी दोस्ती भी हो चुकी थी। तो निरंजन उनको कॉल मिलाता है और कहता है कि हेलो धीरेंद्र, क्या आप अभी मेरे फार्म हाउस में आ सकते हैं? मैं आपका यहाँ पर इंतज़ार कर रहा हूँ। उसका फार्म हाउस बहुत खूबसूरत था। घर के अंदर सारी सुख सुविधाएं मिलती थी, तो धीरेंद्र उसको मना नहीं कर पाया और अपने घर से निरंजन के फार्म हाउस के लिए निकल पड़ा। आधे घंटे के बाद डोरबेल बजती है और ओवरकोट पहने धीरेंद्र अंदर आते हैं, क्योंकि उस समय काफ़ी ठंड थी और रात के करीबन 9 भी बज रहे थे। तो आप लोग सोच सकते हो कि कितनी ज़्यादा ठंड होगी उस समय पर। लेकिन धीरेंद्र को ये अंदाज़ा नहीं था कि उसकी ये रात आखिरी होने वाली है। धीरेंद्र इलाहाबाद इलाके के फेमस पत्रकार थे और राजा कोलंदर के साथ उसका साला वक्षराज पहले से ही वहां पर मौजूद था। तो जैसे ही धीरेंद्र वहां पर पहुंचते हैं, तो राजा कोलंदर और धीरेंद्र एक दूसरे से बात करते हैं। वो वहां पर खाने पीने का पूरा इंतजाम कर चुके थे और ऐसा लग रहा था जैसे फार्म हाउस में कोई पार्टी होने वाली है, और ठंड काफ़ी ज़्यादा थी। तो राजा कोलंदर ने धीरेंद्र को फायर प्लेस में जाकर आग सेकने को कहा। धीरेंद्र वहां बैठकर आग सेकने लगा, और अब जो होने वाला था उसकी कल्पना कोई भी नहीं कर सकता था। थोड़ी देर बाद जब वहां पर बैठकर वो थक गए, तो उसके बाद फार्म हाउस में गोली चलने की आवाज़ गूंजी। धीरेंद्र फायर प्लेस की तरफ चेहरा करके बैठे हुए थे। उन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन तभी वक्षराज ने उन्हें पीछे से आकर पीठ पर गोली मार दी और मौके पर ही पत्रकार धीरेंद्र की मौत हो गई। धीरेंद्र को जब तक कुछ समझ आता तब तक उसकी मौत हो गई। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई। राजा कोलंदर और वक्षराज ने धीरेंद्र की लाश को वहां से उठाया और अपनी टाटा सुमो कार में डाला। वो कार लेकर उत्तर प्रदेश की सीमा पार करके मध्य प्रदेश की तरफ बढ़े और फिर सुनसान जगह पर कार को रोक दिया। और उसके बाद राजा कोलंदर ने धीरेंद्र की लाश के साथ हैवानों से भी बुरा बर्ताव किया। धीरेंद्र के सिर को धड़ से अलग कर दिया गया और उसके प्राइवेट पार्ट्स को भी काट दिया गया।
धीरेंद्र के सिर और लिंग को वही जंगल में दफना दिया गया, जबकि उसके सिर को एक प्लास्टिक बैग में रखकर तालाब में डाल दिया गया। लेकिन सवाल ये था कि आखिर राजा कोलंदर ने ऐसा क्यों किया? क्या राजा कोलंदर की पत्रकार धीरेंद्र से कोई दुश्मनी थी या फिर कोई और वजह थी? जब ये घटना हुई उसके बाद उनके परिजनों ने सभी जगह उन्हें तलाश किया और उनके बारे में पड़ोस से लेकर दफ्तर तक और दोस्तों से लेकर रिश्तेदारों तक पूछताछ की गई, लेकिन धीरेंद्र का कुछ अता पता नहीं चला। उसके बाद मामला पुलिस तक जा पहुंचा। पुलिस ने बिना देर किए थाना किटगंज में पत्रकार की गुमशुदगी दर्ज कर ली और धीरेंद्र की तलाश शुरू कर दी। लेकिन पुलिस को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये तलाश लंबी होने वाली है। और इस दौरान पुलिस ने जब परिवार से पूछा कि क्या धीरेंद्र की किसी से कोई रंजिश या दुश्मनी थी, तो परिजनों ने सीधे तौर पर किसी पर आरोप नहीं लगाया। मगर इसी बीच धीरेंद्र के घर वालों ने पुरानी रंजिश के चलते राम निरंजन कौल नाम के एक शख्स पर शक होने की बात कही और इसी शक के बेस पर पुलिस ने पत्रकार धीरेंद्र के गुम हो जाने के करीब एक हफ्ते के बाद राम निरंजन कौल और उसके साले वक्शराज को गिरफ्तार कर लिया था। पत्रकार धीरेंद्र को गुमशुदा हुए करीबन 8 दिन हो चुके थे और उनके परिवार वाले पुलिस के सामने किसी अनहोनी की आशंका पहले से ही जता चुके थे। अब राजा कोलंदर पुलिस की गिरफ्त में था तो पुलिस ने उसे पूछताछ शुरू की। पहले उसने इधर उधर की बातें की, लेकिन बाद में उसने पुलिस के सामने जो कहानी बयां की उसे सुनकर पुलिस वाले भी खौफजदा हो गए। हकीकत ये थी कि 14 दिसंबर 2000 को ही पत्रकार धीरेंद्र सिंह का कत्ल हो चुका था और अब पुलिस के सामने वो राज खुलने जा रहा था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। राम निरंजन कौल उर्फ राजा कोलंदर के बयान दर्ज किए जा रहे थे। वो बोलता जा रहा था, पुलिस वाले खामोशी से सुनते जा रहे थे। इस कत्ल की कहानी 1998 में लिखी जा चुकी थी। 1998 से ही निरंजन के मन में धीरेंद्र के साथ रंजिश थी। जब एक मामले में पत्रकार धीरेंद्र सिंह के भाई ने राजा कोलंदर को नामजद करते हुए एफआईआर दर्ज की थी, तभी से राजा कोलंदर धीरेंद्र सिंह के परिवार से दुश्मनी रखने लगा था। उसे पता था कि पत्रकार होने के नाते धीरेंद्र की पुलिस से अच्छी खासी जान पहचान थी। उसके खिलाफ दर्ज हुए मामले में भी उसका हाथ था, लिहाजा वो उससे रंजिश में बदला लेना चाहता था। लेकिन कुछ जानकारों के मुताबिक पत्रकार धीरेंद्र सिंह को राजा कोलंदर की कुछ काली करतूतों के बारे में पता चल चुका था और इसी वजह से वो धीरेंद्र को अपना दुश्मन मानता था। राम निरंजन कौल उर्फ राजा कोलंदर ने पुलिस को बताया कि वारदात के दिन उसने पत्रकार धीरेंद्र सिंह को विश्वास में लेकर अपने पिपरी फार्म हाउस पर बुलाया था, जहां पर वो सुअर को पालता था। लेकिन जब धीरेंद्र सिंह वहां पर पहुंचे तो दिन ढल चुका था और सर्दियों का मौसम था। तो राजा कोलंदर और उसका साला वक्शराज वहां पर आग जलाकर वहीं पर बैठे थे। तभी उनकी पीठ पर वक्शराज ने गोली मार दी और मौके पर ही धीरेंद्र सिंह की मौत हो गई। उनकी हत्या के बाद राजा कोलंदर और उसका साला वक्शराज लाश को ठिकाने लगाने की पूरी तैयारी कर चुके थे और मध्य प्रदेश की सीमा में दाखिल हो गए थे, जहां उन दोनों ने पहले धीरेंद्र का सिर और लिंग को उसके जिस्म से काटकर अलग किया। फिर लिंग और धड़ को वहीं खेत में दफना दिया गया, जबकि उसका सिर एक पन्नी में लपेटकर रीवा के बाण सागर तालाब में फेंक दिया गया और उसके कपड़े उन्होंने एक झाड़ी में फेंक दिए। इसके बाद दोनों वहां से निकलकर वापस अपने फार्म हाउस पर आ गए। राजा कोलंदर ने पुलिस को बताया कि उसने पत्रकार धीरेंद्र सिंह की लाश को ठिकाने लगाने के बाद उनकी मोटरसाइकिल बनारस में रहने वाले अपने समधी दशरथ लाल को दे दी थी, जबकि धीरेंद्र के जूते वक्शराज ने रख लिए थे। और अब बाकी था धीरेंद्र सिंह का मोबाइल फोन, जो खुद राजा कोलंदर ने अपने पास रख लिया था और पुलिस को हथियार बरामद करने थे जिससे धीरेंद्र सिंह का कत्ल हुआ था। वो सारा सामान पुलिस को बरामद करना था जो कत्ल के बाद राजा कोलंदर ने ठिकाने लगाया था। पुलिस जब जांच के दौरान राजा कोलंदर और जिला पंचायत सदस्य फूलन देवी के घर पहुंची तो वहां से धीरेंद्र सिंह का सामान बरामद हो गया और इसी तलाशी के दौरान पुलिस के हाथ वो डायरी भी लग गई, जो आगे पुलिस के लिए एक बड़ा पर्दाफाश करने वाली थी।
पुलिस के अधिकारियों ने जब राजा कोलंदर की उस डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए तो उनके होश ठिकाने लग गए। उस डायरी में कत्ल और दरिंदगी की ऐसी दास्तान लिखी हुई थी कि हर कोई सुनकर हैरान और परेशान हो गया था। कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि जिसे लोग आम मुजरिम समझते थे वो असल में एक वहशी आदमखोर दरिंदा था। धीरेंद्र सिंह हत्याकांड की जांच में जुटी थाना केटगंज पुलिस को डायरी से एक नहीं बल्कि दो नहीं बल्कि कई लोगों के कत्ल की कहानी मिली, जो साबित कर रही थी कि राजा कोलंदर कितना बड़ा आदमखोर और खूनी है। पुलिस ने अब जांच का दायरा बढ़ा दिया था। अब यह मामला केवल एक पत्रकार के कत्ल का नहीं रह गया था, बल्कि पुलिस के सामने एक सीरियल किलर था जो लोगों का खून करके उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देता था, फिर मरने वाले की खोपड़ी से भेजा या जिस्म के दूसरे अंग निकालकर उसे उबालता था और सूप बनाकर पी जाता था। उसका मानना था कि इस सूप से उसका दिमाग तेज होगा और उसे अपार शक्ति मिलेगी। सच सामने आने लगा तो पुलिस के हाथ पांव भी फूलने लगे। पुलिस ने राजा कोलंदर की निशानदेही पर अशोक कुमार, मोइन और संतोष और काली प्रसाद के नरमुंड बरामद किए तो डायरी में लिखी सारी कहानी सच हो गई। पूछताछ में पता चला कि आदमखोर राजा कोलंदर ने कुल मिलाकर 14 लोगों का कत्ल किया था और वो जरा सी बात पर लोगों का खून कर देता था, फिर उनकी खोपड़ी से भेजा निकालकर उबालता था और सूप बनाकर पी जाता था। आदमखोर राजा कोलंदर अब पुलिस की हिरासत में था और मामला अदालत में जा पहुंचा, जहां इस मामले की सुनवाई करीब 11 साल तक चलती रही और 1 दिसंबर 2012 को इलाहाबाद के अपर सत्र न्यायाधीश मेहताब अहमद ने राम निरंजन कौल उर्फ राजा कोलंदर और उसके साले बख्शराज को मुलजिम करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई और साथ ही दोनों पर 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया। वहां से मामला हाईकोर्ट भी पहुंचा, लेकिन राजा कोलंदर को राहत नहीं मिली। तभी से आदमखोर वहशी दरिंदा राजा कोलंदर जेल में सजा काट रहा है। तो ये थी कहानी राजा कोलंदर की और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और क्राइम कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।